जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम सभी प्रवेश कर चुके हैं न्यू ईयर में। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। भगवान श्री कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूरी करें। तो चलिए अपन इस सेशन में डिस्कस करते हैं एक न्यू चैप्टर, कंपोजिशन स्कीम। एलडीआर के सारे क्वेश्चन इसमें हम लोग कवर अप करने वाले हैं। क्वेश्चन डिस्कशन से पहले हम लोग इस चैप्टर के कंसेप्ट को एक बार समझते हैं कि इस चैप्टर में करना क्या है। क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए समझना किन किन पहलू को ज़रूरी है। अगर आप इस चैप्टर में जाएं और ओवरऑल कंक्लूजन करें तो दो टॉपिक, एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट। एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट, सारे क्वेश्चन इसी इर्द गिर्द में आके घूमेंगे। अब इसका भी एक रीज़न है, सिंपल सा रीज़न ये है कि जब कंपोजिशन स्कीम का एलिजिबिलिटी चेक करते हैं तो वहाँ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं। और जब उस कंपोजिशन स्कीम में सामने वाला पार्टी फॉल कर जाता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी के लिए हम लोग टर्नओवर इन स्टेट देखते हैं। तो देख रहे हैं, कहानी शुरू हो रही है एलिजिबिलिटी से और ख़त्म हो रही है टैक्सेबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी में हमको एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना है और टैक्सेबिलिटी में हमको टर्नओवर इन स्टेट चेक करना है। तो क्यों ना अपन पहले एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट के कन्फ्यूजन को दूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड करने के नाम पे जाइएगा तो यहाँ तीन चीज़ें हैं जिसको एक्सक्लूड करते हैं। अब इंक्लूड में देखिए क्या लिखा अपन, टाई। ई टू टाइम्स है, मतलब बोला कि एग्रीगेट टर्नओवर में आप टैक्सेबल सप्लाई, टी फॉर टैक्सेबल सप्लाई, आई फॉर इंटर स्टेट सप्लाई, ई फॉर एग्जाम सप्लाई और ई फॉर एक्सपोर्ट। वो भी ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। एक पैन पे जितने आप फॉर्म रजिस्टर्ड कर चुके होंगे वे सारे का ऑल इंडिया बेसिस पे आपको एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना है। तो सिंपल हमको क्या याद रखना है, टाई। टाई में आपको फिर इस निमोनी के सहारे आपको जोड़ दे के याद रखना होगा, टी फॉर टैक्सेबल सप्लाई, आई फॉर इंटर स्टेट सप्लाई, ई फॉर एक्सपोर्ट, ई फॉर एग्जाम सप्लाई। तो ये इंक्लूड करने हैं आपको। एक्सक्लूड क्या करने हैं, तो जो भी जीएसटी के पोर्शन होंगे जैसे सी जी एस टी, एस जी एस टी, यू टी जी एस टी, आई जी एस टी, सेस, इसको एक्सक्लूड करने हैं। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, मतलब जिसमें रिसिपिएंट एज एन रिसिपिएंट आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है। तो देखिए इसको हमने लिखा भी यहाँ कि ये तो टर्नओवर देखा जाए तो, क्योंकि देखिए आप ऊपर में क्या पढ़ रहे हैं, एग्रीगेट टर्नओवर। तो ये जो इनवर्ट सप्लाई जिस पे आप आरसीएम के तौर पे आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये तो आपके इनवर्ट सप्लाई हुई, ये तो सप्लायर का टर्नओवर हुआ। आप तो बस एज एन रिसिपिएंट टैक्स पे कर रहे हो। तो ये लिखिए, ये तो सप्लायर का टर्नओवर हुआ, तुम तो बस टैक्स पे किए हो एज एन रिसिपिएंट। तो अपन यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि हमारे टर्नओवर का पार्ट हुआ ही नहीं है। ठीक है, फिर बोला वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई of services provided by way of extending deposits, loan or advances in so far as the consideration is represented by way of interest और discount। जो भी इंटरेस्ट और डिस्काउंट के टर्म में है तो उसको आप एक्सक्लूड करिए। ठीक है, तो तीन चीज़ को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, बाकी टाई को इंक्लूड करते हैं। तो ये मेरा एग्रीगेट टर्नओवर हुआ। फिर टर्नओवर इन स्टेट क्या होगा? ठीक है, तब इसमें देखिएगा इंक्लूड करते हैं मात्र दो ही चीज़, एक टैक्सेबल सप्लाई जितना हो और दूसरा एग्जाम सप्लाई विद इन स्टेट। टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई। एक्सक्लूड क्या करते हैं, तो ऊपर में जो तीन चीज़ करते थे वो यहाँ भी करेंगे। जैसे देखिए सी जी एस टी है, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई, जहाँ पे आपकी आर सी एम की जो लाइबिलिटी आ रही थी, इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो ऊपर में हम लोग एक्सक्लूड किए थे। यहाँ एक एडिशनल एलिमेंट्स हैं जो एक्सक्लूड करने होंगे। बोला कि वैल्यू ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन पर्सन्स बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। मतलब मान लीजिए कि आप एज ए बिजनेसमैन आप 1 अप्रैल से अपनी बिजनेस तो शुरू किए, लेकिन आपकी टर्नओवर 20 लाख आकर जून में एक्सीड कर रही है, तब तक तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अप्रैल से लेके जून तक 20 लाख तक जहाँ तक टर्नओवर है उसको एक्सक्लूड करो। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उसके बाद का टर्नओवर लेंगे। तो मतलब यहाँ पे एक एडिशनल लेयर समझ गए। अब देखिएगा यहाँ पे बोला है कि बी अलर्ट। जब हम टैक्सेबल
टर्नओवर इन स्टेट निकालेंगे और ट्रेडर्स के लिए निकालेंगे, होलसेलर के लिए निकालेंगे, रिटेलर के लिए निकालेंगे, जो मैन्युफैक्चरर नहीं है या जो रेस्टोरेंट सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, तो जो होलसेलर हैं, जो रिटेलर हैं, उनके लिए टैक्सेबल सप्लाई ही सिर्फ टर्नओवर इन स्टेट में काउंट होंगे। While computing turnover in a state or Indian territory of a supplier other than manufacturer and restaurant services, मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट के अलावा बाकी किसी के लिए भी अगर आपको टर्नओवर इन स्टेट निकालना है, तो वहाँ टर्नओवर इन स्टेट में सिर्फ एक ही चीज़ आप काउंट करेंगे, टैक्सेबल सप्लाई। वहाँ एग्जेम सप्लाई हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमने लिखा कि ट्रेडर्स द एग्जेम सप्लाई विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। और याद रखने का एक सिंपल सा तरीका, T4 क्या होता है, ट्रेडर्स, तो T4 ट्रेडर्स होते हैं, तो T4 टैक्सेबल सप्लाई ओनली। मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विस जो देते हैं, उनके अलावा जिनके लिए भी आप टर्नओवर इन स्टेट निकालो, तो आपको सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई को कंसिडर करना है। तो ऐसे हम लोग टर्नओवर इन स्टेट और एग्रीगेट टर्नओवर को डिफिनीशन वाइज समझे। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको कंप्लीट करते हैं कि थोड़ा और जो भी कन्फ्यूजन रह गया हो, अब इस एग्जाम्पल के सहारे उसको भी दूर किया जाए। देखिए ओवरऑल कंक्लूजन क्या दिए ऊपर का, टर्नओवर इन स्टेट आपको रजिस्ट्रेशन के बाद वाला लेना है, रजिस्ट्रेशन के बाद वाला। और एग्रीगेट टर्नओवर में बिफोर रजिस्ट्रेशन एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और ये टर्नओवर इन स्टेट, ये भी लफड़ा सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही होगा। कहाँ होगा, इस तरीके का कन्फ्यूजन सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही होगा। इट मीन्स आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद एग्रीगेट टर्नओवर हो या टर्नओवर इन स्टेट हो, दोनों सेम होते हैं। मतलब ये भी कंफ्यूजन एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट का सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही होगा। जैसे कि एग्जांपल दिए कि मान लीजिए ईयर 1 में बिफोर रजिस्ट्रेशन दिल्ली का टर्नओवर है 7, बिहार का टर्नओवर है 5 लाख, मुंबई का टर्नओवर है 8 लाख, टोटल कितने हुए 20 लाख। आफ्टर रजिस्ट्रेशन 30 लाख, 48 लाख, 50 लाख, टोटल कितने हुए 128 लाख। ये बिफोर रजिस्ट्रेशन है। तो अगर हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालने जाए तो हम 20 और 128 दोनों को जोड़ ले तो कितना हो जाएगा 148। ये मेरा एग्रीगेट टर्नओवर हो गया। और इसमें टर्नओवर इन स्टेट को निकालने जाए तो सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या होगा 128, क्योंकि टर्नओवर इन स्टेट हम आफ्टर रजिस्ट्रेशन लेते हैं, यानी हम बिफोर रजिस्ट्रेशन को टर्नओवर इन स्टेट के लिए भूल जाएंगे। तो मेरा क्या बना 128 टर्नओवर इन स्टेट हुआ। लेकिन वहीं जब एग्रीगेट टर्नओवर निकालने जाएंगे तो बिफोर रजिस्ट्रेशन और आफ्टर रजिस्ट्रेशन दोनों को मर्ज करेंगे, तो 20 और 128 जब दोनों को मर्ज करेंगे तो 148 मेरा एग्रीगेट टर्नओवर हुआ। जैसे ही सेकेंड ईयर में जाएंगे तो मान लीजिए 28, 54, 40, टोटल कितने हुए 122। यही मेरा टर्नओवर इन स्टेट है, यही मेरा एग्रीगेट टर्नओवर है। क्योंकि अब आप एक बार रजिस्टर्ड ईयर 1 में हो चुके हैं, तो वहीं पे बिफोर और आफ्टर रजिस्ट्रेशन का खेला है। बाकी ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड सो ऑन आप आगे चलते जाइए, बात बराबर है। एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट दोनों सेम होंगे। मतलब ये लफड़ा, ये कन्फ्यूजन सिर्फ फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। इसलिए मैंने ऊपर में कंक्लूजन क्या दिया था कि हम टर्नओवर इन स्टेट रजिस्ट्रेशन के बाद वाले लेते हैं और एग्रीगेट टर्नओवर बिफोर एंड आफ्टर दोनों लेते हैं। तो ऐसे में हम लोग टर्नओवर इन स्टेट और एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट को डिफिनीशन वाइज भी समझे, क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, और हम लोग एग्जाम्पल वाइज भी समझे। तो चलिए अब आगे। अब क्या होता है कि कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए हम क्या करते हैं, बिजनेसमैन का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखते हैं, 1.5 करोड़ तक है, तब वो आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हो। किसी किसी स्टेट में 75 लाख भी है, मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेट बना रखे हैं जहाँ पे 75 लाख है। उन स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अलावा टर्नओवर कितना चेक करना, 1.5 करोड़ एग्रीगेट टर्नओवर। क्योंकि एलिजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर। अब बोला कि सपोज करिए एक ब्रांच आपका दिल्ली में पड़ता है जहाँ पे आप एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ चेक करने वाले हैं, और एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट फॉर एग्जांपल यहाँ उत्तराखंड लिए,
उत्तराखंड में टर्नओवर 75 लाख चेक करते हैं, तो ओवरऑल लिमिट भी आपकी रिड्यूस होकर 75 लाख आ जाएगी। मतलब तुम तो गए सनम मुझे भी ले डूबे सनम। जब तक हमारे बिजनेस में उत्तराखंड में कोई चैनल नहीं था तो हमारी एलिजिबिलिटी 1.5 करोड़ के लिए थी, लेकिन जैसे ही उत्तराखंड आए तो हमारी एलिजिबिलिटी 1.5 करोड़ से भी घट के कितनी हो गई, 75 लाख। तो यहाँ पे वही लिखे कि एक भी ब्रांच अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में पड़ गया ना तो आपकी ओवरऑल लिमिट 75 लाख हो जाएगी। ठीक है। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या है, तो इसको एज ए निमोनिक याद रखना है, सुमंत। M3 टाइम्स आएंगे। और मजे की बात जो यहाँ M3 है उससे M3 आपको रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में भी रहने वाला है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ कुछ अलग निमोनिक याद रख रहे हैं और रजिस्ट्रेशन में कुछ अलग निमोनिक M3 का रख रहे हैं, नहीं, बिल्कुल दोनों जगह सेम होंगे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा, सुमंत। अब एस का मतलब क्या है, सिक्किम। यू का मतलब क्या है, उत्तराखंड। एम का मतलब मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ए का, एन का नागालैंड और टी का त्रिपुरा। मतलब ये सुमंत जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट है और यहाँ पे हमको एग्रीगेट टर्नओवर कितना चेक करना है, 75 लाख। ठीक है। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है ना कि इसके क्वेश्चन के आंसर करने बिल्कुल आसान होते हैं। आप जाओ एलिजिबिलिटी चेक करो, 1.5 करोड़ तक है तो उसको कंपोजिशन स्कीम में लाओ, और जो टैक्सेबिलिटी आगे हम लोग देखने वाले हैं कि टैक्सेबिलिटी कैसे कैसे है, और उस टैक्सेबिलिटी के हिसाब से टैक्स निकालो, बात खत्म करो। बट यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ होता है, प्रेजेंटेशन पार्ट का, कि हम इसके आंसर को कैसे प्रेजेंट करें। तो हम एक मास्टर फॉर्मेट आपके सामने ला के रखे हैं। आप कंपोजिशन स्कीम के जितने भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते हैं उनको इस फ्रेम में आप फिट कर सकते हैं, और सारे क्वेश्चंस को आप ऐसे ही प्रेजेंट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर को आप ऐसे ही प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मास्टर फॉर्मेट है जिसमें आपको फर्स्ट पारा में ये डिटरमाइन करना है, ये डिफाइन करना है आपको फर्स्ट पारा में कि ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। देखिए 10(1) में किसकी बात कर रहा है, गुड्स की। शुड बी एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़, और ब्रैकेट में वहाँ पे लगे हाथ लिखना है 75 लाख इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कहाँ देखते हैं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर चेक करते हैं। एंड he can avail the benefit of the said scheme in the current financial year till the time his aggregate turnover does not exceed 1.5 करोड़ या 75 लाख। आपको पहला पारा में जो आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग दिया गया था उसको चेक देना है। सेकेंड पारा में आना है तो यहाँ पे ये बताना है कि जो गुड्स में डील करते हैं ना, वो थोड़ा बहुत सर्विस का भी सहारा ले सकते हैं। रेस्टोरेंट सर्विस वाले को नहीं रखा, रेस्टोरेंट सर्विस वाले जितना भी सर्विस का सहारा ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, अगर गुड्स के अलावा सर्विस में भी डील करते हैं तो उनको एक लिमिट दे रखा है, आप इस लिमिट से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। तो लगे हाथ आपको पैराग्राफ चेंज करके सेकेंड पैरा में ये भी लिखना है कि हाउएवर ए पर्सन ऑफर कंपोजिशन स्कीम permitted to supply services other than restaurant services of value not exceeding 10% of the turnover in a state। turnover in a state, देखिए एग्रीगेट टर्नओवर नहीं, 10% ऑफ द टर्नओवर इन ए स्टेट या यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख रीच एवरेज ईयर। इसको हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, पूरा एक एक चीज आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड पारा जो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग थी उसको कोट किए। थर्ड पारा में क्योंकि 10(1) में गुड्स के लिए कंपोजिशन स्कीम में कुछ कंडीशन दे रखे हैं, अगर आप उसको ब्रीच करेंगे तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। ठीक है। तो अगर वो 10(1) के जो कंडीशन है उसके निमोनिक हम लोग ने बना रखा है माइंस, अगर आप उसको ब्रीच कर रहे हैं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये क्लियर कट पता चल रहा है कि ये 10(1) के कंडीशन को ब्रीच किया है कोई ना कोई पॉइंट। जैसे 10(1) में माइंस में एक कंडीशन है कि आप सर्विस में डील कर ही नहीं सकते हैं अदर देन सर्विस प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10(1), मतलब क्या बोलते हैं, जो एक लिमिट दे रखा है उसके अलावा आप सर्विस में डील नहीं कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप उसके अलावा कर गए तो कंडीशन को ब्रीच कर गए। तो ये भी लिखना है आपको एक पारा में कि एज पर सेक्शन 10(2) of the CGST Act,
the registered person shall be eligible to opt for composition levy if he is not engaged in the supply of services other than service provided in section 10(1). और देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि इस पारा में 10(1) के कंडीशन में जो भी वर्णित है, लगता है उसमें का कोई भी कंडीशन ब्रीच हुआ है, देन उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट डालना है। जैसे हमको एक लगा तो हम सर्विस का एग्जांपल ले लिए, तो ये जरूरी नहीं है कि सारे केस में आप सर्विस ही कोट करके आइए। माइंस में जो भी ब्रीच हो रहा है उसको यहाँ पे कोट करना है। तो ये थर्ड पारा होगा। फोर्थ पारा में लिखना है कि अगर आप 10(1) नहीं ले पा रहे हैं तो आपके पास एक और स्कीम है। जैसे हम लोग 10(1) को बोलते हैं कंपोजिशन का ओल्ड स्कीम, और 10(2) को बोलते हैं कंपोजिशन का न्यू स्कीम। बोलता है कि आप किसी कारणवश 10(1) नहीं ले पा रहे हैं तो आपके पास एक और रास्ता है, 10(2) का सहारा ले सकते हैं। बट उसके लिए प्रीसीडिंग टर्नओवर कितना चेक करना है? 75 लाख, 50 लाख और बिलो, 50 लाख और बिलो, तभी आप 10(2) में आ सकते हैं। मतलब इसमें बोला जो 10(1) में नहीं ले सकता है वो 10(2) में ले सकता है। मतलब ये इनडायरेक्टली बोल रहा है कि दिस सेक्शन इज मेड फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो एक कंक्लूजन क्या निकला? 10(1) के लिए गुड्स और 10(2) सर्विस के लिए। ये डायरेक्टली नहीं लिख चुका है कि 10(2) में हम सर्विस को ही देते हैं। ये बोला कि 10(1) में आप किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हैं तो आप 10(2) में ले सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली से दिस सेक्शन इज मेड फॉर सप्लायर ऑफ सर्विस। तो हम लोग ने एक मास्टर फॉर्मेटिंग देखा कि कंपोजिशन के जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर का प्रेजेंटेशन पार्ट हम लोग कैसे रखेंगे। ठीक है। अब वो 10(1) के कंडीशन क्या है? जो माइंस हम लोग बोले जा रहे हैं, एन के नीचे 2 है, मतलब एन 2 बार है। बोल रहा है कि आपको मैन्युफैक्चरर नहीं होना पड़ेगा, सच गुड्स एज में बी नोटिफाइड। नीचे नोटिफाइड गुड्स भी जिक्र होंगे। तो बोला कि आपको उस नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर नहीं होना है। आई का मतलब होगा कि आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई मत करो, फिर आप एलिजिबल नहीं हो जाओगे। अगर आप करोगे तो एलिजिबल नहीं हो। तो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज आर नॉट एलिजिबल। इन का बोला कि नाइदर एनआरटीपी और नर सीटीपी, आपको एनआरटीपी भी नहीं होने हैं और सीटीपी भी नहीं होने, मतलब उनको ये नहीं मिलते हैं, सिंपल भाषा में अगर समझे तो। फिर एन का मतलब बोला कि आप नॉन लेविएबल टैक्स वाले गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम बगल में लिखे हैं 5+1, जो चैप्टर 1 में था। 5 में क्या था? एचपी में आप हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, क्या बोलते हैं, एविएशन टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट, और 1 का मतलब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। आप ऐसे गुड्स में डील कर रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल है नहीं, क्योंकि इसको तो अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर ही रखा गया। तो बोला कि आप अगर वैसे सप्लाई है तो फिर आप यहाँ नहीं आ सकते। फिर ई का मतलब बोला आप ईसीओ में डील कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब बोला द स्कीम इज नॉट अवेलेबल फॉर सर्विस सेक्टर एक्सेप्ट रेस्टोरेंट, एक्सेप्ट रेस्टोरेंट। ठीक है। तो ये 10(1) के कंडीशन को भी ध्यान रखने हैं, और इसी 10(1) के कंडीशन को ही मिला मिला के क्वेश्चन बनाता है। अब क्या होगा कि यहाँ से एमसीक्यू भी फ्रेम हो सकते हैं। क्या करेगा? 1-1.5 पेज का बड़ा सा केस सिनेरियो बना देगा, सारा चीज़ आपको लगेगा कंपोजिशन स्कीम टाइप, नीचे चलते चला गया, और उसमें से कोई एक पैरा कोट करेगा जो माइंस को ब्रिज कर रहा था, तो उसकी कंपोजिशन स्कीम की लाइबिलिटी ही नहीं निकलती। नीचे ऑप्शन में लाइबिलिटी नील भी थी, और कैलकुलेटर के हिसाब से लाइबिलिटी वो भी आ रही थी जो कंपोजिशन स्कीम में आनी चाहिए। तो हम लोगों को तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं तो गलत ऑप्शन भी कैलकुलेटर पे जल्दी आ जाते हैं, तो हम लोग वो ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। और जैसे ही माइंस को आप ब्रिज किए तो आप तो कंपोजिशन स्कीम में फॉल ही नहीं करेंगे, तो फिर कंपोजिशन के हिसाब से कोई टैक्सेबिलिटी बनती ही नहीं। तो वहाँ कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से टैक्सेबिलिटी पूछ रहा है तो हमको नन ऑफ द एबव करके आने थे, लेकिन हम लोगों ने क्या करा? नन ऑफ द एबव नहीं करके टैक्सेबिलिटी निकाल के आ गए। एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना भी आ जाता है कि 1-1.5 पेज का क्वेश्चन है तो कोई ना कोई सोल्यूशन होगा ही। ऐसा नहीं है, सोल्यूशन नहीं भी होते हैं, बस आपको माइंड्स के कंडीशन को फोकस कर देते हैं। तो ये हुए कंपोजिशन स्कीम के कंसेप्ट। अब इसमें टैक्स रेट क्या है? गुड्स के लिए अलग है और सर्विस के लिए अलग है। गुड्स के लिए बोला मैन्युफैक्चरर
के लिए आप 1% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट, देखिए हम शुरू के ही वीडियो के शुरू में ही बोले हैं कि एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए एग्रीगेट टर्नओवर बट टैक्सेबिलिटी चेक करने के लिए टर्नओवर इन द स्टेट, तो 1% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट लेंगे। रेस्टोरेंट में आप डील कर रहे हैं तो 5% मतलब ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट, हम लोग उसको हाफ अप कर लेंगे CGST या GST के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट के अलावा अगर आप किसी अदर चीज़ में डील कर रहे हैं, आप ट्रेडर्स हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, तो आपके लिए भी 1%। लेकिन यहाँ पे देखिएगा फोकस होना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम टैक्सेबल सप्लाई को लेंगे। किसको लेंगे? टैक्सेबल सप्लाई। पीछे भी हम लोग कंसेप्ट में इसको डिस्कस किए हैं कि T फॉर ट्रेडर्स और T फॉर टैक्सेबल सप्लाई वनली। अब सर्विस में है तो 6% 3 कर देंगे, वो भी टर्नओवर इन द स्टेट। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये भी पढ़ लिए। अब आपको बोले थे कि कुछ नोटिफाइड गुड्स हैं जिसके मैन्युफैक्चरर आपको नहीं होने पड़ेंगे। वो नोटिफाइड गुड्स क्या है? पहले 4 ही थे, तो हम लोग एक निमोनिक याद करते थे पीता पीता के नाम से, कि ये आपको मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए पान मसाला का, आइसक्रीम का, टोबैको का, एरिएटेड वाटर का। बट इसमें 3 और 4 और ऐड हो गए। देखा जाए तो फ्लाई एश ब्रिक का हो गया, ब्रिक ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो गया, बिल्डिंग ब्रिक्स हो गया, अर्थन और रूफिंग टाइल्स। तो अगर आप इसके मैन्युफैक्चर हैं तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी शुड नॉट इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फॉलोइंग गुड्स इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है, यहाँ से भी MCQ फ्रेम हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर के LDR के सारे क्वेश्चन को अब डिस्कस करने चलते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, क्योंकि अपना LDR का सीरीज चल रहा है और मैं GST का सारा सीरीज मतलब सारे चैप्टर का एक एक करके वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो अगर ये आपको लगता है कि ये मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, औरों का भी हेल्प हो सकता है, तो आप प्लीज़ वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट भी करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसको और अच्छा करना है। ठीक है, तो हम लोग अब कंपोजिशन स्कीम के LDR के सारे क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बरून एंड एसोसिएट, देखिए स्टार्टेड, इस वर्ड पे फोकस होना है, क्योंकि हम कंसेप्ट वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले जो जिक्र कर रहे थे इस वीडियो में थोड़ी देर पहले, कि एरिया टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट में लफड़ा सिर्फ फर्स्ट ईयर में आएगा, जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले पा रहे हो। तो आप तो अभी धंधा स्टार्ट ही कर रहे हो, मतलब ये फर्स्ट ईयर का केस बनेगा, वो भी आप आर्किटेक्ट का सर्विस दे रहे हो। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपको स्टेट पे भी फोकस होना है, क्योंकि जैसे ही स्पेशल कैटेगरी स्टेट होंगे वहाँ एग्रीगेट टर्नओवर कुछ अलग है। अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में जाओ तो एग्रीगेट टर्नओवर कुछ अलग है। तो मतलब कंपोजिशन लेवी के क्वेश्चन को करने के लिए आपके दिमाग में ना 2-3 चीज़ तो घूमते ही रहना चाहिए, कि ये बिजनेसमैन जो है कहाँ पे मतलब रजिस्टर्ड है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में या अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, ये बिजनेस पहले से रनिंग बिजनेस है या अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। ये 2-3 पैरामीटर आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए। द फर्म प्रोवाइड्स आर्किटेक्ट सर्विस। ठीक है, इट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इस टर्नओवर, अप्रैल से जून के बीच में 20 लाख, जुलाई से सितंबर के बीच में 30 लाख, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 20 लाख। द फर्म हैज ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 के हिसाब से, मतलब हमारी जब टर्नओवर जब पूरेगी, हमको रजिस्ट्रेशन लेने की जब दरकार होगी तभी लेंगे। तो सर्विस के केस में ऐसे हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे, 20 लाख तक टर्नओवर एक्सीड करने वाला है तभी आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। 20 लाख तक आप GST में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं। तो यानी अप्रैल से जून के बीच में उन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। ठीक है, जुलाई से सितंबर के बीच में 30 लाख है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 20 लाख है। अब आपको टैक्सेबिलिटी निकाल के बताना है। तो पहला, ये तो सर्विस का केस है, तो हमको प्रीसीडिंग टर्नओवर देखना है, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर तो 0 होगा, तो ये एलिजिबिलिटी में तो आ गया,
क्योंकि ये जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, तो पीछे का तो टर्नओवर पूरा लड्डू होगा। तो एलिजिबिलिटी तो है, कंपोजिशन स्कीम में तो आ सकते हैं, लेकिन ये 10-2 में फॉल कर रहे हैं क्योंकि ये सर्विस वाले हैं 10-2 में। और 10-2 में हम लोग कंपोजिशन स्कीम में तब तक रह सकते हैं जब तक 50 लाख तक का टर्नओवर है। यानी यहाँ भी हम लोग जुलाई से सितंबर तक ही हम लोग कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं। तो पहला तो टर्नओवर इन स्टेट में काउंट ही नहीं होगा, एक्सक्लूड करते हैं ना 4 चीज़ में, जिसमें हम लोग चौथा चीज़ पढ़े थे कि आप 1 अप्रैल से लेके जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हो तब तक वो टर्नओवर आपके टर्नओवर इन स्टेट में तो नहीं आएगा। यानी ये 30 लाख टर्नओवर इन स्टेट हुआ, और सर्विस के केस में हम लोग 6% लगाते हैं तो 1,80,000 हुआ, तो 90,000 90,000 CGST 90,000 SGST। अब जुलाई टू सितंबर तक आपका टर्नओवर का जो मैक्सिमम लिमिट था 50 लाख कंपोजिशन स्कीम में रहने का, आप उसको टच कर गए। जैसे ही आप उसको टच कर गए उस दिन आपका कंपोजिशन स्कीम लैप्स कर जाता है। तो जैसे ही कंपोजिशन स्कीम लैप्स कर गया मतलब अब आप रेगुलर स्कीम में आओगे, नॉर्मल स्कीम में आओगे, तो नॉर्मल स्कीम के हिसाब से आपकी टैक्सेबिलिटी होगी। तो सर्विस के केस में नीचे दे रखा है कि नॉर्मल टैक्सेबिलिटी 9% है, मतलब 18% के क्राइटेरिया में आप आ जाइएगा। तो अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में 20 लाख का 9%, 1,80,000 CGST और 1,80,000 SGST। और क्वेश्चन पढ़ते सोल्यूशन भी खत्म। जो स्टेप जो मास्टर फॉर्मेटिंग हम जो आपको बता रखे हैं अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में डिस्कस हुई है, उसी को पैराग्राफ वाइज लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में वो जो बताए थे कि पिछले साल टर्नओवर कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस सारी बात को मनगढ़ंत कहानी बना के पैराग्राफ वाइज लिख देना है, जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है। फिर उसके बाद जैसे ही वो जनरल अंडरस्टैंडिंग के सेकंड 2 पैराग्राफ तक जाएंगे, उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आपको क्वेश्चन से लिंक करना है चीज़ों को कि बरून एंड एसोसिएट स्टार्टेड किए हैं सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब उनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर क्या होगा, नील होगा। ठीक है, तो वो तो एलिजिबल है ही। तो कंपोजिशन स्कीम फिर वहाँ पे आपको लिखना होगा कि ये कंपोजिशन स्कीम के लिए कहाँ एलिजिबल है, 10-2 में एलिजिबल है। हाँ, उसके बाद फिर आपको बताना है कि टर्नओवर इन स्टेट में हम एक्सक्लूड करते हैं सप्लाई फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन सच पर्सन बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, जो अभी हम जस्ट डिस्कस किए हैं। तो अब हम जब टर्नओवर इन स्टेट में उसको एक्सक्लूड कर देते हैं तो 50 लाख में से 20 लाख को एक्सक्लूड करेंगे, तो हमारा अगला 30 लाख ही टर्नओवर इन स्टेट हुआ, और उस पर टैक्सेबिलिटी बना के आ जाएंगे। खत्म पहला क्वेश्चन। फिर आपको बताना है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में नॉर्मल स्कीम में आपको नॉर्मल टैक्स रेट से आपको टैक्सेबिलिटी चेक करने होंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो दिखने में काफ़ी बड़े हैं, हाँ, बट सॉल्यूशन उतने ही छोटे हैं। बस आपको समझने की ज़रूरत है। एक बार इसके कंसेप्ट को समझ गए, क्वेश्चन पढ़ते आंसर भी खत्म हो जाएंगे। जैसे देखिए, B&D कंपनी ये पार्टनरशिप फॉर्म इन नागपुर महाराष्ट्र। बोले दिमाग में तो ये 2-3 पैरामीटर घूमना ही चाहिए कि कहाँ है वो लोग। तो नागपुर महाराष्ट्र में, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट में नहीं आते, और ये होलसेलर हैं, मतलब ये अदर में फॉल करेंगे। मतलब ये ना ही मैन्युफैक्चरर है, ना ही रेस्टोरेंट में डील कर रहे हैं, ये अदर में। यानी इनके लिए जब हम लोग टर्नओवर इन स्टेट टैक्सेबिलिटी के लिए निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई को कंसीडर करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे? टैक्सेबल सप्लाई को। तो टैक्सेबल प्रोडक्ट पी है और प्रोडक्ट क्यू एग्जेम्प्ट है। तो अगर हमको टैक्सेबिलिटी निकालना होगा तो क्यू के टर्नओवर को इग्नोर करना होगा। देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन में पहले ही क्यू के टर्नओवर को यहाँ पे क्रॉस किए हुए, ये मेरे काम का ही नहीं है क्योंकि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई में डील कर रहा है। प्रोडक्ट पी ही सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई में डील कर रहे हैं, तो ये टेबल तो मेरे काम का ही नहीं है टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब आप एग्रीगेट टर्नओवर चेक करने जाएंगे तो हमारे काम का दोनों है, पी और क्यू। क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या था, टाई था इंक्लूड में, टैक्सेबल, इंटरस्टेट, एग्जेम्प्ट, मतलब टैक्सेबल भी है एग्जेम्प्ट भी है। तो एग्रीगेट टर्नओवर के लिए दोनों टेबल मेरे काम का है, बट टैक्सेबिलिटी के लिए सिर्फ पी वाला कलम मेरे काम का है। ठीक है, तभी तो हम लोग क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। चलिए, ऑल द procurement both goods and services of the firm are from the supplier registered under regular scheme in the state of Maharashtra. ठीक है, the firm
पेज टू टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करना चाह रही है। बी एंड डी कंपनी हैज फर्निश द फ्लोइंग डिटेल्स, आपको पी का टर्नओवर जून क्वार्टर तक का 60 लाख है, सितंबर तक 50 लाख है, क्यू का 17 लाख। तो जब हम इस सारे टर्नओवर को जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये सारे टर्नओवर को जोड़ने के बाद जो हमारी टोटल टर्नओवर आएगी 1,44,65 आएगा। यहाँ पे इसको पूरा को जोड़ो तो 1,44,65 और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर हम लोग 1.5 करोड़ तक चेक करते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे 1,44,65 अब हम जब जोड़ेंगे 2,03,000, 1,38,250, 1,06,250, 92,500, तो यहाँ तक में वो क्या होता है ना, आप 1,50,00,000 को एक्सीड कर जाइएगा, मतलब 1,50,05,000 हो जाएगा आपका टर्नओवर। मतलब 3 अक्टूबर के दिन आपकी कंपोजिशन स्कीम भी लैप्स करेगी। अभी हम लोग जस्ट क्वेश्चंस को रीड कर रहे हैं, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि चलो इसको तो जोड़ लिए तो 1,44,65,000 हुआ, यहाँ तक जोड़े तो 1,50,05,000 हुआ, ठीक है। अब बोला फर्दर बी एंड डी कंपनी पेड फ्रेट 1,40,000 टू जीटीए ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू क्वार्टर, और आपको एज्यूम करना है इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रेट इज पेड ईच मंथ ऑन द 10th डे ऑफ ईच मंथ। मतलब आपको इक्वल क्वार्टर, अब इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रेट बोला और आप अप्रैल से अक्टूबर तक जा रहे हैं, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 7 महीना होता है। तो 1,40,000 में 7 से अगर भागा दे तो कितना आएगा, 20,000 रुपये हम पर मंथ। और अप्रैल का भाड़ा हम मई के 10 तक देंगे, मई का जून के 10 तक देंगे। ऐसे बोला कि हम ऐसे पेमेंट करना है 10th डे ऑफ ईच मंथ। तो हम क्वार्टर वाइज कितना पेमेंट कर रहे हैं, 60,000 क्वार्टरली। क्वेश्चन पढ़ के एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि आपको इसमें एज ए आरसीएम आपको टैक्स लाइबिलिटी पेमेंट करना है, ठीक है। ऑल द एबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेज, सारे के सारे एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेज दे रखे हैं। कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी फॉर द पीरियड अप्रैल टू अक्टूबर अंडर कंपोजिशन स्कीम शोइंग कैलकुलेशन फॉर ईच क्वार्टर सेपरेटली। आपको क्वार्टर वाइज आपको कंपोजिशन स्कीम का टैक्सेबिलिटी निकाल के दिखाना है। मतलब हम अप्रैल टू जून का क्वार्टरली देखते हैं कंपोजिशन स्कीम में क्या टैक्स लायबिलिटी बनती है, और जुलाई टू सितंबर के बीच में देखेंगे। और अब आइए नेक्स्ट जो क्वार्टर एंड होगा अक्टूबर टू दिसंबर, तो हम दिसंबर के क्वार्टर तक देखें तो हम दिसंबर तक नहीं पहुंच जाएंगे। हम पहले दिसंबर के एंड में क्वार्टरली कंपोजिशन स्कीम की लायबिलिटी को चेक करना है, बट हम यहाँ 2 अक्टूबर तक ही रुक जाएंगे, क्योंकि 3 अक्टूबर के दिन वो लेफ्ट कर जा रहा है, मतलब एक्सीड हो जा रहा है 1,50,00,000 का, यानी उसकी कंपोजिशन स्कीम में लायबिलिटी यहीं तक आ सकती है 2 अक्टूबर तक। तो चलिए इसको हम लोग नीचे देखते हैं। वहीं मास्टर फॉर्मेटिंग जो दे रखे हैं, फर्स्ट पारा सेकेंड पारा वैसे ही कोट करना है, और एक पारा में आपको क्वेश्चन से लिंक होते हुए चीज़ें को लिखना है। और देखिए इसको टेबल फॉर्मेट में इन्होंने जैसे बताया, एक बार हम लोग यहीं से गो थ्रू होते हैं। क्वार्टर के एंड में जून के क्वार्टर में 60 लाख है। टैक्सेबिलिटी देखिए सिर्फ हम लोग पी का उठा रहे हैं, टर्नओवर ऑफ द पी, पहले ही डिस्कस किए हैं। सितंबर में 50 लाख है, और दिसंबर वाले क्वार्टर में हम लोग 2 अक्टूबर तक जाएंगे, वो भी सिर्फ वहाँ पे हमारे लिए पी वाला कलम काम का है, मतलब यहाँ तक का कलम। ये 2 लाख प्लस 1,36,000 प्लस 67,000 जोड़ेंगे तो आएगा 4,03,000। क्या आएगा, 4,03,000। देखिए तीनों को जोड़ा। अब इस पे हम 0.5 CGST के हिसाब से टैक्सेबिलिटी निकाल दिए, और मेरी ये टैक्सेबिलिटी आ गई। मतलब क्वेश्चन दिखने में भले बड़ा था, बट एक बार कंसेप्ट क्लियर है, वो मास्टर फॉर्मेटिंग आपके दिमाग में है, क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट, सच मानो तो यही दो टॉपिक जो है
अगर आप सही से नहीं समझे हैं एग्रीगेट टर्नओवर का डिफिनीसन और टर्नओवर इन स्टेट का डिफिनीसन, तो फिर ये क्वेश्चन मतलब कंपोजिशन स्कीम के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे। बट अगर ये टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट को अच्छे से समझ चुके हैं तो ये फिर आपके लिए चुटकी का खेल है ये चैप्टर। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा फोकस करा एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट का। हमको लगता है स्टार्टिंग का 5-7 मिनट हम लोग उसी को दिए, डिफिनीसन वाइज भी, एग्जाम्पल वाइज भी, ओवरऑल कंक्लूजन वाइज भी। ठीक है, तो दूसरा सवाल भी अपना हो गया। तीसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन पर ये, रणवीर इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड इन हिमाचल प्रदेश। देखिए बोले कुछ पैरामीटर तो आपको डिटरमाइन करके चलना है, ये लोग कर कहाँ रहा है काम, क्योंकि यहाँ पे स्टेट दो तरीके का, एक नॉर्मल एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। इंगेज इन इंटर स्टेट सप्लाई। भाई 10(1) के कंडीशन में माइंस आई फॉर इंटर स्टेट सप्लायर भी आपको नहीं होना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो समझ में आ रहा है कि रणबीर इंडस्ट्री जो है हिमाचल प्रदेश में है, वो इंटर स्टेट सप्लायर है रेडीमेड गारमेंट के। अगर उन नीचे इस चैप्टर में पूछे कि उसने अपना टैक्सेबिलिटी कंपोजिशन लेवी के स्कीम से भर दिया, ये क्या सही था? बिल्कुल सही नहीं था, ये तो गलत था, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लायर जो होते हैं वो तो कंपोजिशन स्कीम के लिए लायबल ही नहीं है, 10(1) के कंडीशन को ब्रीच कर गए। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, ये तो अपनी अंडरस्टैंडिंग है अभी। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रणवीर इंडस्ट्री द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 70 लाख। चलिए कोई नहीं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर भी मतलब ठीक ठाक है। हिमाचल प्रदेश वाली बात है, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आते नहीं है, तो हमको 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर देखना है, तो सही है, आप एलिजिबल तो हैं। इट हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर एंड पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी। ये तो गड़बड़ हो गया भैया, आप इंटर स्टेट सप्लायर हैं, ये बात आप भूल गए। चलिए आपने टर्नओवर के एग्रीगेट टर्नओवर के पैरामीटर को फिलफिल किया, लेकिन आप 10(1) के कंडीशन में एक कंडीशन आती है कि आपको इंटर स्टेट सप्लायर नहीं होना पड़ेगा। आप हो तो आप इधर नहीं आ सकते हो। द प्रॉपर ऑफिसर हैज लेविड पेनाल्टी फॉर रंगफुली अवेलिंग द स्कीम ऑफ रणबीर इंडस्ट्रीज इन एडिशन टू द टैक्स पेबल बाई इट। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ एक्शन टेकन बाई प्रॉपर ऑफिसर। भैया प्रॉपर ऑफिसर का वैलिडिटी वो बिल्कुल सही था, पेनाल्टी लेना बहुत सही था, क्योंकि वो कंपोजिशन स्कीम में फॉल ही नहीं करेंगे। जब वो कंपोजिशन स्कीम में रणबीर इंडस्ट्रीज फॉल ही नहीं करेंगे तो उनकी टैक्सेबिलिटी कैसे कंपोजिशन लेवी की स्कीम से उन्होंने भरा टैक्स अपनी। देखिए, in the given cases, since Ranveer Industries engage in the making interested supplier of ready-made garment, it is not eligible to opt for composition scheme in the current respective of its turnover not exceeding the threshold limit. क्वेश्चन वहाँ पे थोड़ा गलत कर रखा, 75 लाख नहीं, यहाँ 1.5 करोड़ चेक करें, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एलिजिबल ही नहीं है। Thus, the action taken by the proper officer for levying penalty is wrongly availing the composition is valid in law. वैलिड है, क्वेश्चन पर है, कंसेप्ट को लिंक किए, कहानी खत्म क्वेश्चन का। अब देख रहे होंगे हम प्रत्येक क्वेश्चन में ना इन द गिवन कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी मास्टर फॉर्मेटिंग में समझा चुके हैं कि फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा क्या लिख के आना है आपको। इसलिए हम बार बार फर्स्ट एंड सेकंड पैरा अगर आपको नहीं पढ़ के इन द गिवन केस को पढ़ रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन ICAI बहुत चेक करते हैं, इसलिए हमने इसको भी लिखा। अब आपको देखिए क्या बोला कि एग्जामिन वेदर द सप्लायर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेज। नीचे 3-4 केसेज दे रखे हैं, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है। आपको ये बताना है कि वो कंपोजिशन स्कीम के लिए वैलिड है या नहीं है, आपको हर केस के हिसाब से बताना है। तो पहला देखिए, मैसेज देवला के रजिस्टर्ड डीलर डीलिंग इन इंट्रास्टेट ट्रेडिंग, सही इंट्रास्टेट करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस इन जयपुर में है। इट हैज टर्नओवर 130 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, चाहिए वहाँ पे हम लोग टर्नओवर एरिया टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 150 लाख देखते हैं। इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर इट हैज ऑल्सो स्टार्टेड प्रोवाइडिंग रिपेयरिंग सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। और उन्होंने रिपेयरिंग सर्विस भी देना शुरू किया। तो भैया 10(1) में आप सर्विस दे ही नहीं सकते हैं, रेस्टोरेंट सर्विसेज को अलावा कि आप रेस्टोरेंट सर्विस दे सकते हैं, उसके अलावा अगर आपको सर्विस में डील करना है तो आप कर सकते हैं। एक लिमिट दे रखा है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है उसका 10% और 5 लाख दोनों में जो हायर है, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 130 लाख है, उसका 10% 13 लाख आता है, और 5 लाख, 13 लाख और 5 लाख में हायर क्या है, 13 लाख रुपया। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और यही चीज़ नीचे आंसर में लिखा होगा। बार बार आंसर पढ़ के टाइम
किल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हो गया, आपके आंसर यहीं पे। सेकंड देखिए, मैसेज नारायण एंड सन ए रजिस्टर्ड डीलर इज रनिंग अ खाना खजाना रेस्टोरेंट नियर सिटी पैलेस इन जयपुर। इट हैज टर्नओवर 140 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। In the current financial year, it has also started dealing of intrastate trading of beverage in Jaipur. भैया ये भी कर सकते हैं, ये भी, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस तो ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 150 लाख से नीचे 140 लाख तक है। इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर वो बेवरेज में, पेय पदार्थ में डील करना चाहते हैं, ट्रेडिंग गुड्स में करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये भी कंप्लीट होगा। तीसरा देखिए, Messrs. Indra and Bro, a registered dealer, is providing restaurant services in the उत्तराखंड। देखिए आया ना, धीरे से और चुपके से आया उत्तराखंड, मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेट। सुमंत में यू भी था इसके बाद, और वहाँ पे यू का मतलब था उत्तराखंड। मतलब हमको यहाँ पे सीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर 75 लाख देखना, तो इनकी टर्नओवर 70 लाख है, कोई बात नहीं, ठीक है। इट हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग इंट्रा स्टेट इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर एंड डिसकंटिन्यूइंग द रेंटरिंग सर्विसेज। अभी क्या कर रहे हैं, आपको सर्विसेज देना चाह रहे हैं। सर्विसेज के लिए हम टर्नओवर कितना चेक करते हैं, 50 लाख तक। आपको क्या लगता है इनको मिलना चाहिए? नहीं। देखिए नीचे आंसर में भी, इसके आंसर को एक बार गो थ्रू होते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। देखिए, Messrs. Indra and Bro cannot avail the benefit of concessional tax payment under Section 10 2A. Its aggregate turnover in the preceding financial year is more than 50 लाख। अगर वो सर्विस में नहीं, गुड्स में डील करते तो 75 लाख तक चेक करते हैं, और वो सर्विस में आना चाह रहे हैं तो 50 लाख ही चेक करना है, और उनका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का कितना था, 70 लाख था। तो तीसरा भी होगा। चौथा देखिए, Messrs. Sim Naresh, a registered dealer, exclusively providing intra-state architect service in Uttarakhand. देखिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट। इट हैज टर्नओवर exclusively providing intra-state. It has turnover of ₹40 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 40 लाख है, मतलब 50 लाख तक हम चेक करते हैं, तो 50 लाख से नीचे है, बिलो है 40 लाख, तो ये 10 2A का बेनिफिट ले सकते हैं। कंसेशनल टैक्स जो 3% से हम लोग जो निकालते हैं, इनको मिल सकता है। देखिए नीचे आंसर में वही होगा। Messrs. Sim Naresh is entitled to avail the benefit of concessional payment of tax under Section 10 2A। खत्म। एलडीआर, देखिए एलडीआर में आप अभी तक देख रहे होंगे, अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, चारों 4 वेराइटी के। मतलब ये एलडीआर सच मानिए तो 1.5 डेज में ये गेम चेंजर होते हैं काफ़ी। मतलब आप 1.5 डेज में 500-700 क्वेश्चन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 150-200 क्वेश्चन सिलेक्टेड किया जा सकता है। इस पर्पज से एलडीआर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी गेम चेंजर होते हैं, क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट के क्वेश्चन कवर अप है। आप ही देखो, अब तक हम लोग 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, चारों 4 वेराइटी के हैं। ये हमारी एलडीआर की इंपॉर्टेंस है। देखिए 5वां क्वेश्चन फिर एक अलग वैरायटी का निकलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, Messrs. गिन्नी एंड जॉन कंपनी इज ए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ इंटीरियर डेकोरेटर एंड ऑल्सो रनिंग ए रेडीमेड गारमेंट शोरूम। वो रेडीमेड गारमेंट में भी डील कर रहा है और इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस में भी डील कर रहा है। ठीक है, दोनों चीज इसमें आ रहा है, गुड्स में भी वो डील कर रहा है, सर्विस में भी डील कर रहा है। टर्नओवर ऑफ द शोरूम 80 लाख इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। शोरूम का टर्नओवर कितना, 80 लाख, और इंटीरियर डेकोरेटर में वो सर्विस रिसीव कर रहा है 6.5 लाख। तो क्या आपको लग रहा है कि इसको कंपोजिशन स्कीम 10(1) और 10(2) का बेनिफिट मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि सर्विस भी हम मैक्सिमम लिमिट क्या पढ़े थे, प्रीसीडिंग टर्नओवर का 10%, तो 80 लाख का कितना हो जाएगा, 8 लाख, और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो हायर क्या है 8 लाख, और आपने कितना 6.5 लाख, जो कि बिलो है लिमिट से, मतलब आपको मिल सकता है। ये क्वेश्चन पढ़ते ही लिंक हो रहा है बात। अब देखिएगा, विल योर आंसर चेंज इफ द टर्नओवर ऑफ द शोरूम वाज 45 लाख? बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जब 45 लाख का हम टर्नओवर 10% निकालना चाहेंगे 4.5 लाख, और 5 लाख व्हिच एवर इज हायर, तो यहाँ 5 आ रहा है, और आप ऑलरेडी 6.5 किए हुए, मतलब यहाँ लिमिट को आप क्रॉस कर गए, मतलब यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा, आपको 10(1) और 10(2) का बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखिए नीचे आंसर में वही कि ही कैन कंटिन्यू, फर्स्ट केस में ही कैन कंटिन्यू विद द स्कीम थ्रू आउट द ईयर।
क्योंकि 8 लाख तक आप मैक्सिमम सर्विस में डील कर सकते हैं, 6.5 लाख काफ़ी उससे लेस देन है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ सर्विसेज? 8 लाख। अब देखिएगा, अब इसमें बोला कि सेकंड वाले केस में मैक्सिमम लिमिट को आप क्रॉस कर गए, तो इस केस में 2 कंसिक्वेंसेज होते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे उठा के रखा कि ताकि आपकी टेक्निकल क्वेश्चन भी हो जाए और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 पॉइंट भी याद रखें। जब आप कंपोजिशन स्कीम के लिए लायबल नहीं होते हैं, किसी न किसी कारणवश आप लिमिट को क्रॉस करते हैं, कुछ भी होता है, तो क्या कंसिक्वेंसेज होते हैं? तो आपको विदिन 7 डेज आपको CMP 04 में एक इंटीमेशन देना होता है कि हमने अपना लिमिट जो है क्रॉस कर गया। इट्स सेल इशू टैक्स इनवाइसेस फ्रॉम द इमीडिएटली नेक्स्ट डे, और आप उसके नेक्स्ट डे से आप टैक्स इनवाइस इशू कर सकते हैं। आपको ITC 01 में डिटेल्स ऑफ स्टॉक देना पड़ता है विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज टू क्लेम डिम ITC अंडर सेक्शन 80, क्योंकि आप कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में जाओगे तो एक दिन पहले आपके पास क्या क्या स्टॉक पड़े हुए हैं उसकी ITC आप क्लेम कर सको, तो आपको विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज आपको ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको दिन ITC नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन थे, काफ़ी नए क्वेश्चन थे, तो इस क्वेश्चन को भी आपको फोकस करना है। अब चाहिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चंचल स्टार्टेड प्रोवाइडिंग ब्यूटी एंड ग्रूमिंग सर्विसेज एट इनऑगरेटेड केयर एंड ब्यूटी सेंटर इन जनकपुरी दिल्ली ऑन 1 अप्रैल 2023। सी ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a). 10(2)(a) जैसे ही बोला हमको प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखना है 50 लाख तक, लेकिन ये इनकी बिजनेस अभी शुरू ही हो रही है, उद्घाटन होने जा रही है, यानी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर तो मिल रहा होगा। तो अब देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हम लोग जस्ट पीछे किए भी हैं, लेकिन ये थोड़े से लैंग्वेज फॉर्म में दे दिया, वर्डिंग फॉर्म में दे दिया। 30 जून 2023 तक टर्नओवर है 20 लाख, फर्दर उसके आगे कितना है 50 लाख, ठीक है। तो 20 लाख तक टर्नओवर इन स्टेट में नहीं आएगा, देखिए, तो 50 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 30। 30 पे हम 3% के हिसाब से 3% CGST 3% GST टैक्सेबिलिटी देंगे। अब आगे देखिए क्या बोला, केयर एंड ब्यूटी सेंटर रिकॉर्डेड ए रैपिड ग्रोथ, द टर्नओवर रीच टू 70 लाख बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। और ये टर्नओवर 50 से अब कहाँ चला गया, अक्टूबर एंड में 70 तक चला गया। मतलब अब ये 50 को एक्सीड कर गया, और 10(2)(a) में आपको मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ तक मिलती है 50 तक। तब जो रिमेनिंग 20 लाख बच गए 50 से ऊपर और 70 तक जो गए, ये इस पर नॉर्मल टैक्सेबिलिटी, मतलब सर्विस के केस में जो 9% नीचे दे रखे हैं रेट 18%, तो 9% के हिसाब से लग जाएगा। और देखिए वहीं किया, फर्स्ट 20 लाख में क्या है नील, और 30 लाख पे क्या है 3% के हिसाब से 6% नहीं 1,80,000। रिमेनिंग 20 लाख पे आपको नॉर्मल रेट ऑफ GST 18% से लगेंगे, 3,60,000 काम खत्म। तो हम लोग LDR के सारे क्वेश्चन कवर अप किए। देखिए सारे क्वेश्चन अलग अलग वेराइटी के थे, ठीक है। तो हम लोगों ने कंपोजिशन स्कीम को बखूबी समझा, एग्रीगेट टर्नओवर को समझा, टर्नओवर इन स्टेट को समझा, सारे क्वेश्चन को किए, क्वेश्चन के मास्टर फॉर्मेटिंग कैसे होना चाहिए, प्रेजेंटेशन पार्ट कैसे होना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग लगभग 3-4 पहलू पे काम किए। तो अब हमारे कंपोजिशन स्कीम यहीं पे ख़त्म हुए। फिर हम लोग अगली वीडियो LDR का एग्जाम्शन से रिलेटेड होगी, और उसको मैं जल्दी 2-3 दिन के भीतर में एग्जाम्शन का भी वीडियो इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं।